नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। जब सड़क पर देखता हूं तो एक तरफ सन्नाटा दिखाई देता है तो दूसरी तरफ सड़क पर बेबस, लाचार, मजबूर मजदूर दिखाई देते हैं जो जीने के लिए अपने घर लौटना चाहते हैं। कभी भीड़ बन जाते हैं तो कभी बिखर जाते हैं। लेकिन क्या इनके अधिकारों की चिंता किसी को है? क्या लोग अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं जिनको सत्ता में बिठाया गया है, ताकि उन लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पूरा कर सकें जिनको आज सबसे ज्यादा जरूरत है? इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। बताएंगे कि क्या है संवैधानिक अधिकार, उन अधिकारों पर कैसे चोट की जाती है, फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। अनुच्छेद 21 के तहत हर देशवासी को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। इसमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ बातों पर ही जोर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत खाना, पानी और रहना मूलभूत अधिकारों में शामिल है। तो फिर क्या इस भीड़ में शामिल लोगों को या फिर लॉकडाउन में फंसे लोगों को वो सुविधाएं मिल रही हैं जो संवैधानिक तौर पर मिली हुई हैं? तो फिर किसकी बात की जाए? क्या इस पर बात की जाए कि सरकार दावा कर रही है कि 80 करोड़ लोगों तक खाने का अनाज पहुंच गया, या इस पर बात की जाए कि सरकार ने 5 किलो गेहूं और चावल दे रही है, साथ में 1 किलो दाल भी दे रही है? क्या इतने भर से काम चल सकता है? तो चलिए, जब सरकार कहती है कि हर किसी को खाने के लिए फ्री में अनाज दे रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि खाने के लिए सरकार फ्री में दे रही है, ये फ्री का अनाज कैसे हो गया और सरकार के पास पैसे कहां से आ गए? इस बात को भी समझने की जरूरत है। सत्ता में बैठने वालों को जिम्मेदारी इस बात की दी गई है कि वो हमारे टैक्स का सही इस्तेमाल कर लोगों की सुविधाओं में खर्च करेंगे, लेकिन सत्ता और सत्ता के मातहत काम करने वाले लोग उस पर खुद का अधिकार समझ बैठे हैं। इस मुद्दे पर बात फिर कभी होगी, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सरकार गरीबों को दे रही है उससे उनका पेट भरता होगा या नहीं। यानी कि जब सरकारों ने घोषणा की कि हम गरीबों को 5000 ग्राम गेहूं और चावल और साथ में 1000 ग्राम दाल दी जा रही है, यानी कि इसको मिलाकर 6000 ग्राम दाल, चावल और गेहूं एक व्यक्ति को मिलता है, जिसको 30 दिन में बांट कर देखिए हर व्यक्ति को हर दिन के हिसाब से कितना अनाज खाने को मिलता है। सिर्फ 200 ग्राम, जिसमें दाल, चावल और आटा शामिल है। अब सवाल है, क्या सिर्फ 200 ग्राम में एक व्यक्ति 2 टाइम खाना खा सकता है? क्योंकि आप एक बार में 200 ग्राम के चिप्स के पैकेट को खा जाते हैं, फिर भी भूखे रह जाते हैं। तो सरकारों ने कैसे सोच लिया कि 200 ग्राम में एक व्यक्ति 2 टाइम खाकर सेहतमंद बना रहेगा? सोचिएगा, क्योंकि यही सच है। मिडिल क्लास और अपर क्लास जानता होगा। अगर बच्चे नहीं जानते होंगे तो अपने परिवारों से पूछ सकते हैं कि खाने का खर्च कितना हर महीने का आता है, उसका हिसाब भी देखिएगा। और जब लोग कोरोना संक्रमण काल में फंस गए तो पूरा देश रुक गया। तब रोज खाने और कमाने वालों के सामने कैसे संकट आया होगा, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट बताती है 80% शहरी क्षेत्र में काम करने वालों का रोजगार छिन गया, यानी कि सभी लोग बेरोजगार हो गए। ये सर्वे आजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने किया है। और जो लोग लॉकडाउन में कामकाज कर पा रहे थे उन लोगों की औसत कमाई में 61% तक गिरावट आ गई। यानी कि जो लोग हर दिन 100 रुपए कमा रहे थे वो अब 39 रुपए ही कमा पा रहे हैं, जिसका असर उनके खाने पीने में भी दिखाई दिया। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि लगभग 80% शहरी परिवारों ने फरवरी की तुलना में अप्रैल और मई में कम खाना खाया है। इस रिपोर्ट का मतलब समझते जाइए। जिन शहरों में रौनक दिखाई देती है, ये उन शहरों की कहानी है जहां सिर्फ पैसों का खेल होता है, जहां हर चीज पैसों में खरीदी और बेची जाती है। उन शहरों में बसने वाले 61% लोग अपनी जरूरत का सामान एक सप्ताह के लिए नहीं खरीद पाए। ऐसा नहीं है इसका असर सिर्फ शहरों में पड़ा है, लॉकडाउन का असर गांव में भी दिखाई दिया। लेकिन गांव में जरूरतें कम होती हैं, असुविधाओं के बीच जीने की आदत होती है। ऐसे में लॉकडाउन में भी गांव के लोगों को दिक्कतें ज्यादा नहीं आ रही। इस सर्वे में 12 राज्यों के 4000 लोग शामिल हुए, जो 13 अप्रैल से 9 मई 2020 के बीच किया गया। इस सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की वो तस्वीर खींची गई है जहां लोगों ने अपने खाने में कटौती की। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 70% लोगों ने लॉकडाउन के बीच में कम खाना खाया, जबकि शहरी क्षेत्र में 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाना खाया। ऐसे भी परिवार शामिल हैं जिन्होंने अपनी एक सप्ताह की आवश्यक वस्तुओं को पूरा करने के लिए उधार का सहारा लिया। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 34% ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकानदारों से उधार में सामान लिया, जबकि शहरी क्षेत्र में 61% लोग ऐसे शामिल हैं।
सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को उठानी पड़ी जो किसानी से सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे। उनके रोजगार सीधे तौर पर छिन गए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में -92% ऐसे लोग शामिल हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में -86% लोग शामिल हैं। फरवरी महीने के बाद जब देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ा तो सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हुए जो सीधे तौर पर हर दिन खाते और कमाते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में -50% तक रोजगार में गिरावट आई, जबकि शहरी क्षेत्र में -46% तक गिरावट दर्ज की गई। जब प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि मुश्किल हालात में अमीर लोग गरीबों का वेतन नहीं रोके, तो ग्रामीण क्षेत्र में 43% लोगों को काम के बदले दाम नहीं मिले, जबकि शहरी क्षेत्र में 57% ऐसे लोग शामिल हैं। लॉकडाउन में किसानों को भारी नुकसान हुआ, यानी कि वो किसान जो सब्जियों की खेती करते हैं, ऐसे किसानों की सब्जियां या तो खराब हो गईं या फिर कम दाम में सौदा करना पड़ा, क्योंकि उनको सीधे तौर पर मार्केट नहीं मिली। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में 88% किसानों को नुकसान हुआ, जबकि शहरी क्षेत्र में 91% किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन जो लोग लॉकडाउन से पहले फरवरी में शहरों में काम कर रहे थे, अब उनमें 84% लोग ऐसे शामिल हैं जिनके पास खुद का काम था, लेकिन अब नहीं है। जो लोग कैजुअल तौर पर काम करते थे, उनमें से 81% लोग बेरोजगार हैं और नियमित तौर पर सैलरी पाने वालों में 76% लोगों के पास काम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हालात खराब हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र से कम नुकसान दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे माना जाता है कि गाँव में कोई फैक्ट्री काम नहीं करती, फुटकर में काम होता है, जिसका असर आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। यानी कि खुद का काम करने वालों में 47% लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, और जो कैजुअल तौर पर काम करते थे उनमें 66% लोगों के पास काम नहीं है। जो लोग रजिस्टर्ड तौर पर काम कर रहे थे, उन लोगों में 62% के काम अब नहीं बचा है। यानी कि तस्वीर बहुत हद तक साफ है। ऐसे मुश्किल हालात में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार हर किसी को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार होना बहुत जरूरी है, और सरकार के पास रोजगार नहीं है। यानी कि लोगों के संवैधानिक अधिकारों को ही सरकारें पूरा कर दें तो आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। यानी कि खाने का संकट अगर सरकारें दूर कर दें, कुपोषण का शिकार होने से सरकारें लोगों को बचा लें और पीने के लिए पानी मुहैया करा दें और रहने के लिए छत का बंदोबस्त कर दें, जिससे लोग इन संकटों से उबर सकें और आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ा सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग जीने के लिए खाने का सहारा खोजेंगे, पीने के लिए पानी और रहने के लिए घर। इससे ज्यादा तो कुछ सोचने की स्थिति में नहीं होंगे। तो फिर सवाल वही है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।